बलिया के शहीद पार्क चौक में काकोरी रेल कांड का 100वां वर्षगांठ मनाया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रकाश डालते हुए कहा कि जो ये काकोरी रेल कांड हुआ था, उस वक्त हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। संगठन को चलाने के लिए और स्वतंत्रता संग्राम को चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसी वजह से उन्होंने काकोरी रेल कांड को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि इस कांड को अंजाम देने के लिए 10 बड़े बड़े क्रांतिकारी जो है इस कांड को अंजाम दिए थे। उन्होंने कहा कि बलिया के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हमेशा भारत को आज़ाद कराने में अग्रसर रहे। उनके बलिदान को कभी भुलाया जा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान के कारण ही हम आज़ाद भारत में सांसें ले रहे हैं। बलिया क्रांतिकारियों की धरती है और आज काकोरी कांड का आज 100वां वर्ष है। 9 अगस्त 1925 को ही काकोरी कांड हुआ था। उस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि स्वतंत्रता आंदोलन को करने के लिए उनके पास धन की व्यवस्था नहीं थी। उस समय में राम प्रसाद बिस्मिल जी शाहजहांपुर में उनके घर पर एक दिन पहले 10 क्रांतिकारियों की बैठक हुई और उसमें उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग इस आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए हम लोग ट्रेन से जो पैसा सरकारी खजाने का जाता है उसको लूट करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को देने का काम करेंगे। और उसके बाद लखनऊ के अंदर जो काकोरी रेलवे स्टेशन है उसमें 10 हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिसमें हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लोहड़ी और अपने ठाकुर रोशन सिंह जी, ऐसे 10 और चंद्रशेखर आजाद जी का भी उसमें नाम था। ऐसे 10 लोगों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया और उसके बाद देश के कई कोनों में ये अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन लोगों ने और भी कई जगहों पर, बंगाल में और भी कई प्रांतों में उन लोगों ने इस तरह के कांड को किया। और आज उनके ये 100वां वर्ष है। आज उन लोगों ने अपने जीवन को बलिदान नहीं किया होता तो आज हम लोग स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं। आज मैं उन लोगों को नमन करता हूँ, अपने जीवन को बलिदान करके उन लोगों ने हम सबको आज एक सुखमय जीवन जीने के लिए बलिदान अपने आप को किया। मैं उन लोगों सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मित्रों, आज 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का भी दिन। 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अभी हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि देश के अंदर 3 जनपद थे जो 1942 के आंदोलन में आजाद हुए थे, जिसमें एक बलिया भी था। ये 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज बलिया में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी हैं। आज जो हमारे पट्टिकाएं आप देख रहे हैं, इसमें कोई ऐसा ब्लॉक नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां से लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग न लिए। लाखों लोगों ने अपने जीवन को बलिदान करके हम सबको एक प्रेरणा देने का काम किए हैं। अब देश की आजादी के लिए हम सबको नहीं लड़ना है। एनबी न्यूज, जेपी तिवारी, बलिया। दोस्तों, देश भर में वक्फ बिल को लेकर काफी चर्चा है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, वक्फ बिल का खुलेआम विरोध किया है ये दोनों पार्टियों ने, और भी कई पार्टियों ने विरोध किया है जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी। इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर निशाना साधा है वक्फ बिल का विरोध करने के लिए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कांग्रेस का वक्फ बिल से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस जमीन हड़पती है वक्फ के जरिए और वो हड़पते रहना चाहती है। तो एक बड़ा आरोप लगाया है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने
कांग्रेस पर। वक्फ बिल की मैं बात करूं तो वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया है। ये जो वक्फ का बिल आया था, कांग्रेस को इससे कोई लेन देन नहीं है। उनको लेन देन वक्फ की जमीन से है, क्योंकि पिछले समय महाराष्ट्र में भी जब इनकी सरकार थी, इन्होंने बहुत बड़ा वक्फ का घोटाला किया। इसका रिपोर्ट भी सदन के सामने आया है, किस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने वक्फ की जमीन हड़पी और वक्फ के नाम पर सारी जमीनें अपनी संस्थाओं को ली। तो इनको ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए। ये बिल ट्रांसपेरेंसी लाने वाला बिल था। ये चाहते हैं कि इसी प्रकार से वक्फ बोर्ड का कारोबार चलता रहे, ताकि वक्फ को सामने कर करके ये जमीनें हड़पते रहे। मैं सैफ खान, ANB न्यूज, मुंबई। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, प्रवक्ता हूँ मैं प्रदेश का। नरेश जी, अगर बात की जाए तो आज जो संजय टंडन जी हैं, भाजपा के उम्मीदवार थे यहाँ से लोकसभा सीट के लिए, उनकी ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक अपील दायर की गई है। मनीष तिवारी जो अभी मेंबर पार्लियामेंट है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये अभी कोर्ट में मैटर है, इस पे ज्यादा बोलना तो ठीक नहीं लगता और ठीक भी नहीं है, पर उनके चुनाव के कुछ खर्चे और कुछ चीजें सामने आई हैं, जिसको लेकर कोर्ट में अपील की गई है। जी, अगर बात की जाए तो इससे पहले अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके लोकसभा जो चुनाव वो लड़े थे, उन्होंने जो अपना खर्चा सही से नहीं बताया था, तो चुनाव आयोग ने उनको अयोग्य घोषित कर दिया। हालांकि वो चुनाव जीते नहीं थे, लेकिन उन्हें अघोषित जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया। आगे से वो चुनाव जो है अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो लगता है कि हाई कोर्ट में जो आपने अपील की है, इसके साथ साथ चुनाव आयोग में भी आप अपील करना चाहेंगे? ये हमारे एडवोकेट्स जो हैं, हमारी लीगल सारी टीम इस चीज को देखेगी। अगर वैसा कुछ लगा तो ऐसे भी जरूर करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद नरेश जी। तो ये थे हमारे साथ नरेश जी, भाजपा के वो प्रवक्ता हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये मामला भी हाई कोर्ट में है। वो इस पर कुछ टिप्पणी जो है वो अधिक टिप्पणी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो चुनाव के दौरान खर्चा जो किया जाता है, उसमें कुछ जो मनीष तिवारी की ओर से चुनाव आयोग को जो खर्चे की अपनी लिस्ट जो सूची जारी दी गई है, उसमें कुछ गलत जानकारियाँ होने का जो है भाजपा के उम्मीदवार जो संजय टंडन थे उनकी ओर से आरोप लगाया गया। और फिलहाल मामला हाई कोर्ट में है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि हाई कोर्ट इस मामले पे क्या संज्ञान लेता है और आगे क्या कुछ फैसला जो है वो हाई कोर्ट देता है। और दूसरी तरफ मनीष तिवारी के जो वकील होंगे वो इस मामले में अपना क्या पक्ष रखते हैं। कैमरामैन राकेश के साथ राजन गोसाई, ANB न्यूज़, चंडीगढ़। जयसिंहपुर तहसील के अंतर्गत बिलहरी गांव में स्थित 84 बाबा का आश्रम लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन पिछले लगभग 1 साल के अंदर इस आश्रम के ट्रस्ट को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। वजह है इस ट्रस्ट से जुड़े संपत्ति को लेकर। उस टाइम हड़कंप मच गया जब जयसिंहपुर तहसील के अंदर रजिस्ट्रार मुख्यालय पर भाजपा नेता संत भक्त सिंह चुन्नू अपने समर्थकों के साथ 84 महाराज को लेकर मुख्यालय पहुंचते हैं और रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाते हैं। लेकिन इसकी जानकारी जैसे ही महाराज के सेवादारों को होती है, वो आनन फानन में रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचते हैं और इसका विरोध दर्ज कराते हैं। जमीन को हड़पने के लिए वहाँ महाराज जी के पास लगा दिए। ये साजिश चल रही थी ढेर दिन से। कहीं शिकायत की है इसकी? शिकायत CM के यहाँ हुई है, ये रजिस्ट्रार के यहाँ हुई है। तो बोले ऐसा कल रजिस्ट्रार साहब वहाँ जो है रिसीवर नियुक्त हो गया। कल बताइए, कल जो है लोग ले जाके ट्रस्ट बनवाए, हम लोग उसका विरोध किए। SDM ने हम लोगों को जो है बगल किया कि आप लोग हमको कराएं, क्या करोगे, हम कहे दिखा दीजिए क्या हो रहा है। तो वसीयतनामा
के लिए जो है अपन लिखा पढ़ी कराए, लेकिन वसीयतनामा नहीं हो पाया। चैनल बंद करके जो है हाँ, अब जो है उसको जो है रजिस्ट्रार जो है कमरा बंद करवा दिए। सीओ मिल के, एसडीएम मिल के, तहसीलदार मिल के जो इसमें ताला लगवा दिए गेट में, चैनल में। हम लोगों को वहाँ हल दिए क्या हो रहा है। महाराज जी को जबरदस्ती जो है उठा के महाराज जी वहाँ भी लैटरिन कर दिए। और कहाँ है लड़का वो? वीडियो लगा हुआ है, फोटो दिखाओ। वीडियो लगा ये हुआ है। लड़के हमारे जो है महाराज जी को लैटरिन जो है हाथ से निकालते हैं, गिलास लगा के, गिलास लगा के निकालते हैं। कितने की टोटल संपत्ति? 100-200 करोड़ की। बाघा बॉर्डर तक है जमीन। बाघा बॉर्डर एक गुरुद्वारा है। अमृतसर में 3 तल्ला का मकान है, 70 लाख का खरीदा गया था। बरौसा में करोड़ों की संपत्ति है। बरौसा में अरबों की संपत्ति है। तो वहाँ से आश्रम सुधार के लिए या थाना अध्यक्ष जो है मुस्किरपुर के माध्यम से जो है आकर के सीओ साहब की अध्यक्षता में जो है यहाँ पर रजिस्ट्री कराई गई, ट्रस्ट बनाया गया एक नया, जो कि एक बार आदेश जो है डीएम साहब की अध्यक्षता में एक ट्रस्ट बनी थी, उसको कैंसिल कराया गया। उसके बाद दोबारा ये लोग फिर देख कर जो है घटना अंजाम दिए हैं। तो इसमें जो है क्या बोलते हैं इसको, रजिस्ट्रार साहब और सीओ साहब की अध्यक्षता में और एसडीएम साहब की अध्यक्षता में जो है चैनल बंद करा करके इसको कराया गया। हम लोग विरोध करते रहे, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और उसके बाद डीएम साहब के पास हम लोग ज्ञापन देने पूरा ग्राम सभा आज आई हुई है, जो पुराना आदेश डीएम साहब की थी कि जो है तहसीलदार उसके जो है संरक्षक रहेंगे, उसके माध्यम से ही जो है लेखा जोखा चलता रहेगा, जो है आश्रम का देख रेख वहीं चलेगा। वो चीज़ जो है आज वही संत भगत सिंह चुन्नू उसमें मेन भूमिका में है। उन्होंने वो सचिव बने हुए हैं कि अध्यक्ष अभी महाराज जी बने हुए हैं उसमें, इस ट्रस्ट में जो बनाए कल वाले में। तो उसमें क्या है कि जब सचिव जो है जब अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो सचिव है मुख्य भूमिका में आएगा। तो ये पूरा गेम जो है चुन्नू सिंह का है। संत भगत सिंह चुन्नू भाजपा के नेता भी हैं ये। और कल जो है पूरा दबंगा के साथ जो है उन्होंने जो है कार्यक्रम किया। कम से कम तो 500 करोड़ मतलब 500 करोड़ के आसपास बहुत संपत्ति है। सरकार इसको जो है नियंत्रण करे और सरकारी ट्रस्ट बने या हम लोग निगरानी में रहें। पूरा ग्राम सभा जो है हमारे निगरानी में ही रहे। 5-5 बीघे जमीन हम लोग बायनामिक जमीन जो है महाराज जी को गाँव वाले हिंदू मुस्लिम सब मिल करके हम लोग जो है दिए हैं जमीन टोटल। और ये लोग एक भी धुर नहीं दिए अभी तक, जितने ट्रस्ट में है अभी जो है उसमें एक भी जो है ये लोग एक धुर जमीन नहीं दिए। इसके पहले कुछ थे, आज भी विक्षिप्त स्थिति में ही है। वो आज होशो हवास में नहीं है महाराज, जो अंगूठा लगवा ले रहा है इसको सरकार। और जो है एसडीएम साहब और जो है तहसीलदार मिल करके जो है सारा कार्यक्रम कल किया गया है, क्योंकि चैनल बंद करके किया गया। हम लोग दिखाया भी नहीं पेपर कि क्या लिखा हुआ है। कैमरा पर्सन के साथ सरफराज अहमद, एएनबी न्यूज़ सुल्तानपुर। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद जमानत मिल गई है। आपको बताते चलें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री पर शराब घोटाले जैसे आरोप लगे हुए थे, जिसकी जांच ईडी और सीबीआई जैसी देश की नामी ग्रामी एजेंसियां कर रही हैं, जिसके चलते मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत और हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी भी लगाई थी, लेकिन वहां से उनको कोई भी रियायत नहीं मिली, जिसके चलते आज मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको शर्त भी रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको शर्त के अनुसार सोमवार को थाने में जाकर के हाजिरी लगानी होगी और उसी के साथ 10 लाख रुपए के निजी म्यूचुअल के और 10 लाख के जमानतियों के बदौलत उनको जमानत दी गई है। अब मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका जोश देखते ही बनता है। उनका कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मनीष सिसोदिया के आने के बाद जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें दमखम देखने को मिल रहा है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि मनीष सिसोदिया के बाद क्या केजरीवाल भी जमानत पर रिहा होंगे या अभी उनको और इंतजार करना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहने के बाद आज उनकी जमानत हुई है। ये सत्य की विजय है। ये दिखाता है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मनीष सिसोदिया जी को एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के बच्चों को शानदार भविष्य दिया। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं
जिन्होंने दिल्ली के बच्चों की हाथ की लकीर बदल डाली, उनका भविष्य बदल डाला, उनकी शिक्षा व्यवस्था बदल डाली। और आज हमें जो खुशी है मनीष जी को बेल मिलने पर, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इसी तरह से जल्द ही ये समय आएगा कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। दिल्ली के लोग अपने लोकप्रिय मनीष सिसोदिया जी का इंतज़ार कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लगता है दिल्ली में कोई ऐसी माँ नहीं होगी जिसने अरविंद केजरीवाल जी के लिए आंसू ना बहाए। दिल्ली में कोई ऐसी बहन नहीं होगी जिसने मनीष सिसोदिया जी के बाहर आने के लिए व्रत नहीं रखा होगा। लेकिन आखिरकार सच्चाई की ही जीत हुई है, सच्चाई की ही जीत होगी। ये दिल्ली वालों की जीत है, ये दिल्ली के बच्चों की जीत है। आज आप उनको याद करके इमोशनल भी हो गए, आंखों में आंसू आ गए। देखिए, मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जो अपने दिन में 18 घंटे काम करते हैं। मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने दिल्ली के बच्चों के बारे में सोचा। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये ठान लिया था कि चाहे बच्चा गरीब से गरीब घर का हो, लेकिन उसे एक अच्छे भविष्य का मौका मिलना चाहिए। और आप ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की क्रूरता देखिए कि एक ऐसे आदमी को झूठे मुकदमे में फंसा के जेल में डाला, एक ऐसे आदमी को जिसको किसी रेड में, उनके लॉकर में, उनके घर में कभी भ्रष्टाचार का 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन बार बार केंद्र सरकार की एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां कोर्ट में खड़े होकर कहती थी कि हम जमानत का विरोध करते हैं। लेकिन आखिरकार भगवान के घर में देर थी, अंधेर नहीं थी। और मैं सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ऐसा शानदार ऑर्डर दिया जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस ऑर्डर के बाद जल्द ही जिस तरह से आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया गया है वो भी बाहर आएगा। अंबुज उपाध्याय, ANB न्यूज, दिल्ली। नमस्कार, अभी हम मौजूद है परलकोट जलाशय। जी हाँ, ये परलकोट क्षेत्र का जलाशय है और इस जगह को देखने के लिए 15 अगस्त और रक्षाबंधन के दिन बड़े भीड़ उमड़ते हैं। आप देख सकते हो कि हमारे पीछे यहाँ पे जो दुकान भी लगे हुए हैं, हर बार यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं इस जगह को देखने के लिए, इस मंजर को देखने के लिए, जो कुछ दिन बाद यहाँ पे उभर होने लगेगा। जी हाँ, ये एक पर्यटक स्थल भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक पर्यटन स्थल भी है। यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, इस नज़ारे को देखने के लिए। और उसी साथ इस बार जो कि है सुरक्षा का बहुत कड़ी इंतजाम भी किया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हो कि 15 अगस्त से पहले ही यहाँ पे पूरा जालीदार कांटे वाटे लगा दिया जाएगा, जो कि SDM साहब खुद आज आकर निरीक्षण भी किया है। और इस जगह को घेराबंदी भी कर दिया जाएगा, क्योंकि हर बार इसमें क्या होता है, लोग आते हैं और दारू भी पी पाकर इसी जगह पे कूदते हैं, जिससे कई बार जाने भी जाते हैं। तो इस चीज को इस बार रोकने के लिए सुरक्षा का बड़े पुख्ता इंतजाम भी किया गया है। आप हमारे साथ देख सकते हो, हमारे पीछे अब मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे जो कि पुल गाढ़ा हुआ गया है और यहाँ पे हमारे पीछे जाली भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। तो आप देख सकते हो कि सुरक्षा का बड़े कड़ी इंतजाम किया गया है कि यहाँ से लोग उस पार ना जा सके। कई बार ऐसे होता है कि सेल्फी के चक्कर में जान से भी हाथ धोने की नौबत आ जाते हैं लोगों में। तो क्या है, आज जोशीला नौजवान यहाँ पे आते हैं इस जगह को देखने के लिए, इस मंदिर को देखने के लिए, और अपने साथी अपने पार्टनर को भी लाते हैं, और उन्हीं के चक्कर में, सेल्फी लेने के चक्कर में ये हादसा हो जाता है। तो इस बार क्या है, शासन ने थोड़ा कड़ी इंतजाम किया है कि इस बार ऐसे हादसा ना हो और लोगों की खुशियां भी बरकरार रहे और सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों के लिए आज जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और इसी के साथ कल के लिए भी कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और उसके साथ ही प्रदेश के 6 जिलों के लिए फ्लैश फ्लड का भी अलर्ट जारी किया गया है। इसमें शिमला, सिरमौर, चंबा, मंडी, किन्नौर और कांगड़ा जिले शामिल हैं। और इसी के साथ सरकार ने जो लोग हैं उनसे एहतियात बरतने की अपील की है, नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। आपको बताएं कि पिछले कल भी जो है भारी बरसात के कारण
काफ़ी सारे जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध यहाँ पे हो गए थे। चंडीगढ़ मनाली हाईवे है 13 घंटे तक बाधित रहा था। यातायात को सुबह के टाइम जो है बहाल किया गया। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो यातायात है काफ़ी हद तक जो है बारिश के कारण जो है सड़कें अवरुद्ध हो गई थी, मलबा सड़कों पर आ गया था। इस कारण जो है यातायात काफ़ी टाइम तक जो है प्रभावित रहा है। ऐसे में जो सरकार है उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने स्तर पर जो है एहतियात बरतें और जब भारी बरसात के दौरान जब ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उस दौरान अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घरों से ना निकले, अपनी यात्रा को स्थगित रखें। इसके अलावा जिस तरह से हम बात कर रहे हैं मौसम के पूर्वानुमान की, पहले जो बताया जा रहा था कि 10 और 11 के बाद जो है मौसम साफ़ हो सकता है, मानसून जो है वो रफ्तार अपनी जो है कम कर सकता है। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि आज से जो 24 घंटे का जो अलर्ट जारी किया गया उसके साथ ही अगले कुछ घंटों के लिए, अगले कुछ 2-3 दिनों के लिए जो है ये कहा जा रहा है कि मानसून में जो है तेज़ी आएगी और इसके साथ भारी से भारी बरसात यहाँ पे देखने को मिल सकती है और इसके साथ जो नुकसान की खबरें जो अलग अलग भागों से हिमाचल की आ रही हैं वो जो है बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं वो खुद एहतियात बरतें, जो नदी नाले हैं वहाँ से दूर रहें और साथ ही जो जिस तरह से जो बताया जा रहा है कि जो आने वाले 3 हैं यानी 10 और 11 से लेके जो है 13 तारीख तक जो है इसी तरह का मौसम मिला जुला बना रहेगा। कुछ इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, उन दिनों के लिए येलो अलर्ट है और उस दौरान कहा गया है कि भारी से बारिश यहाँ पे जो है देखने को मिल सकती है। शिमला से एनवी न्यूज़ के लिए मैं हरदोई में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस निरंतर प्रयासरत है और ऐसे में आज हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र में 71 हिस्ट्री सीटर अतरौली थाने पर पहुंचे और प्रभारी निरीक्षक दिलेश कुमार सिंह के सामने अपनी हाजिरी लगाई, साथ ही अपराध न करने की कसम भी खाई। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि यहां पर जो हिस्ट्री सीटर हैं उनको बुलाया गया था और सभी को सख्त हिदायत दी गई है कि अपराध ना करें। अगर कहीं भी अपराध की जानकारी मिलती है तो पुलिस को सूचना दें, जिसके बाद सभी ने कसम खाई है कि वो अपराध नहीं करेंगे और अगर कहीं जानकारी मिलती है तो उसकी सूचना भी पुलिस को देंगे। तो लगातार हरदोई में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और ऐसे में जिस तरह से बड़ी संख्या में अतरौली थाने पर पहुंचकर हिस्ट्री सीटरों ने अपराध न करने की कसम खाई है और हाजिरी लगाई है, इसको लेकर पुलिस का खौफ अपराधियों में देखने को मिल रहा है। एक अभियान चलाया जा रहा था, उसी क्रम में थाना अतरौली क्षेत्र के 71 हिस्ट्री सीटरों को थाने पर बुलाया गया था एवं प्रभारी निरीक्षक अतरौली द्वारा उन्हें अपराध से दूर रहने के लिए हिदायत दी गई एवं प्रत्येक महीने की निश्चित तारीख में थाने पर हाजिरी लगाने को निर्देशित किया गया। हरदोई से वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ मनोज तिवारी, एएनबी न्यूज। पूरे देश के साथ साथ प्रदेश और पन्ना जिले में भी नाग पंचमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही नगर के नाग मंदिरों में जहां पर भी नाग देवता की प्रतिमाएं स्थापित हैं, लोग पहुंच रहे हैं और नाग देवता को जल के साथ में दूध भी अर्पित कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी पर्व पर नाग देवता को दूध अर्पित करने से जो राहु और केतु जैसे दोष होते हैं जीवन में वो दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता तो यह भी है कि नाग पंचमी के दिन नागों को दूध पिलाने से नागों के राजा बासुकी कतिपय और अन्य जो राजा हैं वह ऐसे विषैले जो जानवर जीव हैं उनसे बचाव करते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं। और इसके साथ ही जिले भर के अनेक स्थानों पर नाग पंचमी के अवसर पर कुश्ती जैसी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता है। अनूप शुक्ला, एएनबी न्यूज़, पन्ना। जनपद के हाटा कोतवाली में आप देख सकते हैं मेरे पीछे यह वही कोतवाली है जिसके अंतर्गत सन 2014 में एक मुकदमा कोर्ट के आदेशानुसार 156(3) के तहत दर्ज हुआ था। 23/11/2014 को आरोप पत्र 2069/2014 के तहत न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हुआ था। यह पूरा मामला एक मृत व्यक्ति के नाम भेजने का है। यह पूरी खबर जैसे ही वायरल हुई पुलिस प्रशासन घेरे में आ गया। वहीं इस पूरे प्रकरण में कुशीनगर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया है कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब वहीं इस पूरे मामले में जनता की निगाहें पुलिस अधीक्षक महोदय पर टिकी हुई हैं। त्यागी राव इस पूरे प्रकरण में किस तरह की कार्रवाई की जाती है। कुशीनगर से एएनबी नेशनल न्यूज टीवी के लिए मैं ज्ञानेश्वर बर्नवाल। शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र के हथौड़ा गांव में एक सनसनीखेज मामले सामने आया है, जहां एक हत्यारन पत्नी ने जो है अपने पति का सिर ईंटों से कुचलकर अपने पति की निर्मम हत्या कर दी।
सूचना पर जो है पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारन पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की जो वजह सामने आई है वो घरेलू कलह वजह सामने आई है। हत्यारन पत्नी का कहना है कि उसका पति जो है शराब पीने का आदी था और शराब पीकर जो है आए दिन घर में झगड़ा करता रहता था। घर में आर्थिक तंगी भी चल रही थी। आज सुबह भी उनका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जो है झगड़े के बाद जो है पत्नी ने जो है अपने पति की निर्मम हत्या कर दी। जो दिन दिहाड़ी जो है पत्नी द्वारा जो हत्या की गई है उससे जो है लोग दहशत में हैं। पुलिस का कहना है कि सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो हत्यारन पत्नी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ त्रिवेदी के साथ मैं अश्विन शुक्ला, शाहजहांपुर। खबर प्रतापगढ़ जनपद के जेठवाड़ा थाना अंतर्गत रामगंज बाजार से है। आपको बता दें, बीते 4 तारीख को भट्ठा मालिक मोनू सिंह की रात्रि करीब 9 बजे भट्ठे पर बैठे थे, तभी अज्ञात हमलावरों द्वारा उन पर गोली से किया गया था हमला, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। परिजनों के द्वारा उन्हें आनंद फानन में प्रयागराज स्वरूप रानी में भर्ती कराया गया था, जिनकी आज इलाज के दौरान सुबह सूचना मिली कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, जिस पर पुलिस के द्वारा 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी पुलिस के हाथ हमलावरों से दूर नजर आते हैं। आपको बता दें कि एएसपी संजय राय के द्वारा बताया गया कि बीते 4 तारीख को अज्ञात बदमाशों के द्वारा उन पे गोली मारी गई है, जिसमें कहीं न कहीं पैसे के लेन देन को लेकर यह विवाद सामने आ रहा है। आज सूचना सुबह मिली कि उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा मौके पर पहुंचकर मौजूदगी दर्ज कराई गई, लेकिन आक्रोशित परिजनों के द्वारा चक्का जाम करने की भी कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस के द्वारा बातचीत करके जाम को हटवाया गया। लेकिन अब थोड़ी देर में घर पहुंचेगा, उसके बाद क्या होगा और आक्रोशित परिजनों के द्वारा क्या किया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन अभी तक तो पूरी तरीके मुस्तैदी दिखाया है और महेशगंज थाना समेत मानधाता थाना भी रामगंज बाजार पहुंच रहा है और कहीं न कहीं यहां से प्रशासन के द्वारा जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कराने के लिए शव को उठवाया जाएगा। प्रतापगढ़ से एनबी न्यूज के लिए लवलेश शुक्ला की खास रिपोर्ट।